मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी। इस प्रोग्राम के ज़रिए जहां सेहत से रिलेटेड बहुत सारी बातें हम करते हैं और आपको इस तरफ तवज्जो भी दिलाते हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में अपने आप को सेहतमंद रख के किस तरह से खुशगवार ज़िंदगी जी सकते हैं। हमने मुख्तलिफ़ शोबों से उनके एक्सपर्ट्स डॉक्टर से आपसे रूबरू कराया है और इसी कड़ी में हम रोज़ाना कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ें आपके सामने पेश की जाएं कि जो आपकी सेहत से रिलेटेड हो और ख़ुसूसन आपके बच्चों से रिलेटेड हो। तो आज का जो स्पेशल एपिसोड है वो बच्चों से रिलेटेड है। जब भी हम सेहत से दो चार होते हैं तो अपने लिए ज़्यादा मुश्किलात सामने पेश अगर आती हैं तो उसको दरकिनार कर देते हैं, लेकिन अगर बच्चों पर कोई बात आती है तो आप बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसी को लेकर आज हम बात करेंगे ख़ास तौर से इम्यूनाइजेशन के बारे में, वैक्सीनेशन के बारे में। ये एक ऐसा मरहला है जिसके बारे में बहुत सारे मिथ हैं, बहुत सारे ऐसे मिसकॉन्सेप्ट हैं कि जिसके बारे में आप सुना करते हैं और लोगों के ज़रिए और भी बातें आपके सामने आते हैं। और ख़ास तौर से आज गूगल के ज़माने में हर आदमी एक्सपर्ट बन जाता है और वो अपने कमेंट्स को देता है, लेकिन नहीं, हम इस प्रोग्राम के ज़रिए उन एक्सपर्ट से रूबरू होते हैं जिनकी बातों के ज़रिए आप फ़ायदा भी ले सकते हैं और अपने बच्चे को बहुत अच्छी ज़िंदगी के साथ उसकी सेहत से जुड़ी तमाम दुश्वारियों को भी दूर कर सकते हैं। आज हम जाने माने चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर सरदार मेहंदी साहब से रूबरू होंगे और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन के बारे में तफसील से जानेंगे। आइए उनका इस्तकबाल करते हैं और इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बहुत बहुत खैर मक़दम है आज, और आज मेरी खुशकिस्मती है कि आज हम बच्चों के साथ इस प्रोग्राम को लेकर हाजिर हुए हैं ताकि वालिदैन को ये पता चले कि किस तरह से उनके बच्चों की जो टीकाकरण होता है, इम्यूनाइजेशन होता है, वैक्सीनेशन होता है, कैसे किया जाए। तो पहला जो सवाल है, ये जो वैक्सीनेशन है इसको हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वैक्सीनेशन ये है कि कुछ बीमारियां जैसे होती हैं, एक वर्ड होता है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ जी, जैसे कुछ बीमारियां होती हैं जिन्हें हम वैक्सीन से बचा सकते हैं जी, जैसे पोलियो है, खसरा है, कॉलरा है, टाइफाइड है, हेपेटाइटिस है। इस पे सरकार के कुछ राष्ट्रीय प्रोग्राम चल रहे हैं, उसे हम लोग NIP कहते हैं, नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। उनमें हम लोग एट बर्थ, जन्म पे ही बच्चे की पैदाइश के वक्त पोलियो पिला देते हैं, उसको BCG का टीका लगा देते हैं, हेपेटाइटिस B का इंजेक्शन एट बर्थ उसको लगाना होता है जी। फिर उसके बाद 6 हफ्ते पे लगवा देते हैं, 10th वीक पे और 14 वीक पे ये शेड्यूल चलता है। फिर 9वें महीने पे भी उस टीका लगाया जाता है, फिर 1 साल पे लगवा देते हैं। इस तरह एक पूरा शेड्यूल, एक लिस्ट रखी रहती है। टीकाकरण से जो बेनिफिट होता है, जो फ़ायदा होता है, जैसे हम आपको बताएं, एक वर्ड होता है IMR, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट, यानी 1000 बच्चे अगर पैदा हो रहे हैं तो कितने उनमें एक्सपायरी हो रही है 1 साल तक जाते जाते। ये किसी भी राष्ट्र की PQLI एक वर्ड होता है, फिजिकल क्वालिटी ऑफ लाइफ इंडेक्स, उसमें IMR एक बहुत बड़ा स्टेटस, एक स्टैंडर्ड होता है। तो किसी भी राष्ट्र का IMR अगर जितना कम होगा वो उस राष्ट्र का हेल्थ स्टेटस, हेल्थ इंडेक्स सबसे अच्छा माना जाता है। करंटली अच्छी बात यह है कि हमारे भारत की, हिंदुस्तान का इस वक्त IMR 26.6 है इस वक्त 2023 तक जो डेटा जा रहा है, जबकि ये पहले लगभग 2001 तक मान के चलिए कि 67 था। तो 2001 से 2023 तक आते आते भारत सरकार की तमाम अच्छी जो योजनाओं को लेके और लोग जागरूक हुए, तो ये जो 69 से लेके आज 26 मॉर्टेलिटी रेट हमारी कम हुई, ये बहुत बड़ी हमारी सफलता है जी। और इसमें वैक्सीन का बहुत बड़ा योगदान है, बहुत ज़्यादा। और हमारे जो लोग जागरूक हुए, अवेयर हुए, इतने ज़्यादा हॉस्पिटल बने, डॉक्टर काफ़ी हुए और लोगों को ट्रेंड किया गया। इसमें आशा से लेके आंगनवाड़ी स्टाफ, नर्स, मेडिकल ऑफिसर, एक पूरा सिस्टम जो लगा हुआ है। अब हमारे पास ये अच्छी बात यह है कि एक पेरिफेरल में जो हमारे गांव का अंतिम व्यक्ति है, हम वहाँ तक सेंटर में, केंद्र से बैठ के उसको मॉनिटर कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है जी। डॉक्टर साहब, अब हम पहले शुरुआत, क्योंकि आपने वैक्सीनेशन के बारे में बता दिया, पहला जो सवाल है, बर्थ से पहले भी क्या एक फ़ीमेल के लिए भी इस को वैक्सीन ऐसी दी जाती है जिसके ज़रिए ये पूरा शेड्यूल जो है बर्थ से पहले उस बच्चे की वैक्सीनेशन को शुरू कर दे? बर्थ से पहले ये कह सकते हैं कि ANC, एंटीनेटल, जब चेकअप होता है जी, तो हम लोग टेटनस का जो टीका होता है, 2 टीके लगवाते हैं गर्भवती महिला को जी। तो वो
जब गर्भ धारण कर लेते हैं, जब यूपीटी पॉजिटिव आ जाता है, तो उसके बाद जो है जितनी जल्दी हो सके उसको एक टीका लगवा देते हैं टेटनस टॉक्सोइड का, फिर 1 महीने के बाद दूसरा टीका लगा दिया जाता है जी। ये गर्भवती महिलाओं को लगवाया जाता है जो प्रेग्नेंट। तो नाज़रीन, आपने देखा कि एक हामिला खातून के लिए भी उसके बच्चे के लिए जब वो नशोनुमा वो करता है उसके हमल में, तो उसके लिए भी बहुत ज़रूरी होता है कि वो टेटनस का टीका लगाए। हम बढ़ते हैं, कुछ और सवाल जो हैं वो इस इम्यूनाइजेशन को लेकर हैं, डॉक्टर साहब इसके सामने पेश करते हैं। और आपके इन्फॉर्मेशन के लिए ये बता दें, दो बीमारी जिससे हम लोग स्मॉल पॉक्स बिल्कुल इरेडिकेट हो चुका है, ऐसे ही करंटली ये कह सकते हैं भारत में पोलियो के भी कोई नए केस 2015 के बाद से आए नहीं है जी। और वही हाल जो होता था टेटनस का, नियोनेटल टिटोरम कहते हैं, जो नियोनेटल टेटनस होता था, जो नवजात शिशु में टेटनस हुआ करता था, अब उसके भी केसेस है नहीं हिंदुस्तान में। ये इसी वैक्सीनेशन से हम लोग ये विजय प्राप्त किए। चलिए, ये तो बहुत अहम है। अभी हम सवाल करते हैं, अगर आपसे सवाल करें कि बाकी पैदा होने के फ़ौरन बाद, अब यहाँ से शुरू होता है एक चार्ट जो होता है, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स में या डॉक्टर्स प्राइवेट में वो तमाम इंजेक्शन लगाते हैं, वैक्सीन करते हैं वैक्सीनेशन के लिए। लेकिन जो बहुत अहम है, बहुत ज़रूरी है, जो हम हेल्थ प्रोग्राम के साथ जोड़ते हैं, जो सरकारी तौर पर जो हेल्थ प्रोग्राम है और वैक्सीनेशन इम्यूनाइजेशन का है, तो वो डॉक्टर साहब कितना ज़रूरी है और कैसे जो सरकारी प्रोग्राम है वो कौन कौन से टीके हैं जो बहुत ज़रूरी हैं। उसके बाद फिर हम आते हैं कि जो और भी सरकारी टीके तो बहुत आवश्यक है। इसका हम लोग नाम देते हैं NIP जो होते हैं, UIP भी कहते हैं, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम या नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कहते हैं। ये टीके तो सारे बच्चों को, जितने भी नवजात शिशु से लेके अप टू 5 ईयर भी कह सकते हैं या 15 ईयर तक कह सकते हैं, सारे चिल्ड्रन को लगवाना आवश्यक होता है। शुरुआत में बच्चा बहुत वीक होता है, उसका इम्यून सिस्टम कमज़ोर होता है, तो इन्वायरमेंट से लड़ने के लिए, अपना डिफेंस मैकेनिज्म स्ट्रांग करने के लिए हमारे पास जो मेडिसिन है, जो वैक्सीन है, हम उसको आसानी से प्रोवाइड कर सकते हैं। उनमें नंबर 1 पे जो आ जा रहा है, एट बर्थ, जन्म के जितना एज अर्ली एज पॉसिबल वो उनको पोलियो दे रहे हैं जी। हेपेटाइटिस बी के टीके लगा दे रहे हैं, BCG जिससे TB का एक टीका होता है उसे BCG कहते हैं जी। ये लगवा दिया हमने एट बर्थ पे। फिर उसके 6 हफ्ते के बाद लगवा देते हैं। 6 हफ्ते वाला जो टीका होता है उसके नाम आपको हम बता देना चाहेंगे। उसको हम लोग, जो सरकारी में आ रहा है, सरकारी सिस्टम में, एक होता है पेंटावायलेंट। पेंटा नाम ही से जाहिर हो रहा है कि 5, तो उसमें 5 वैक्सीन होती है। इसमें डिप्थीरिया होगी, पर्ट्यूसिस होगी, टिटेनस, इन्फ्लुएंजा व हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा B वैक्सीन होती है और हेपेटाइटिस B की होगी। तो 5 वैक्सीन। तो मैं ये चाहूँगा, क्योंकि हमारे जितने भी नाजरीन हैं, जाहिर सी बात है कि वो मेडिकल टर्म की बात जो आएगी वो तो आएगी, लेकिन ये कोशिश कीजिए कि बात ये समझ में आए कि इन जो इम्यूनाइजेशन, जो वैक्सीनेशन है, उसमें वो कौन कौन सी बीमारी जो आम भाषा में, आम ज़बान में बोली जाती है। अब जैसे पेंटावायलेंट में जो 5 वैक्सीन जो है वो 5 बीमारी उसमें जुड़ी है, तो 5 बीमारी के खिलाफ हम टीका लगाते हैं। तो डिप्थीरिया को कहते हैं काली खांसी आ रही है, पर्ट्यूसिस हो गई, हुपिंग कफ कहते हैं इसको जी, है ना, कि बिल्कुल उसको जो कभी कभी जब ठंड में जो खांसी आती है, उसका साउंड बहुत अजीब साउंड होता है, बिल्कुल बार्किंग डाक भी कहते हैं उसको, तो हुपिंग कफ कहते हैं इसको। DPT हो गया। टेटनस, आपको नाम से जाहिर है, टेटनस हो जा रहा है, पूरा मसल अकड़ जाती है, और DPT ये हो गया। फिर आपका उसमें हेपेटाइटिस B भी शामिल है। हेपेटाइटिस के कई वैक्सीन होते हैं, लेकिन पहले हेपेटाइटिस B मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सरकार हेपेटाइटिस B के टीके लगा रही है। और हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा जिसे कहते हैं, उसका भी टीका इसमें शामिल है, जो पेंटावाल में आ गए। हम पोलियो का इंजेक्शन भी लगाते हैं, पोलियो के ड्रॉप भी पिला दे रहे हैं, और साथ में इसी 6 हफ्ते पे जो डायरिया बच्चों में खूब कॉमन है, रोटा वायरस डायरिया करता है, तो रोटा वायरस, हम रोटाटेक जो है वो सरकारी सिस्टम में अवेलेबल है, वो पिलाने के लिए, तो ओरल पिला दिया जाता है उसको जी। तो एक साथ हम लोग 5 पेंटावालेंट से 5 हो गई, वो पोलियो का ओरल, पोलियो का इंजेक्शन लगा दिए, तो 5 2 7, और रोटा दे दिया, रोटा वायरस, तो 8 टीके हम लोग 6ठे हफ्ते पे लगा दे रहे हैं बच्चे को जी। तो हम ऑलरेडी बच्चे को इतना स्ट्रांग, इतना उसको डिफेंस प्रोवाइड कर दे रहे हैं कि वो रोगों से लड़ सके। अब यही शेड्यूल फिर फॉलो करवा देते हैं हम लोग 10th वीक पे सरकारी सिस्टम में नॉर्मली हम लोग जो दे रहे हैं वो पेंटावायलेंट की डोज दे रहे हैं, पेंटावायलेंट की 2nd डोज, और पोलियो पिलवा दे रहे हैं उसको जी। और फिर 10 अब आ रहा है 14 वीक, यानी 6ठे हफ्ता, यानी 1.5 महीने पे जी। 14 वीक यानी 2.5 महीना, और 10th वीक 6 वीक, 10 वीक और 14 वीक। ये जो है ना, वो हिंदी में इस तरह समझिए कि एट बर्थ हो गया,
फिर 1.5 महीना हो गया, 2.5 महीना, 3.5 महीना, ये शुरुआत का बहुत आवश्यक होता है। इसीलिए इसको हम लोग इंटेंसिव फेज कहते हैं। इसमें बच्चे की ये टीका बिल्कुल नहीं छूटना चाहिए जी। तो पेंटावायलेंट की डोज, पेंटावायलेंट फर्स्ट होगी 6ठे हफ्ते पे, ओरल पोलियो हो गई और इंजेक्टेबल पोलियो दे दिया हमने। फिर 10वें हफ्ते पे उसको हम दे रहे हैं पेंटावायलेंट की दूसरी डोज जी। और ओरल पोलियो दे दिया हमने। और फिर 14वें हफ्ते पे यानी 3.5 महीने का बच्चा जब हो जा रहा है तो उसको पेंटावायलेंट दे रहे हैं। रोटा वायरस भी जा रहे हैं, रोटा वायरस दे दिया हमने उसको जी। और इंजेक्टेबल पोलियो देते हैं। तो हमारा 6, 10, 14 हफ्ते पे लगभग मोस्टली वैक्सीन कवर कर दी जा रही है जी। रोटा वायरस की 3 डोज चाहिए तो रोटा भी चल जा रही है हमको। अब फिर 9वें महीने पे हम आते हैं जी। 9 महीने पे हम देते हैं मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन। भारत सरकार अब निमोनिया की वैक्सीन, हाँ इसमें एक निमोनिया की वैक्सीन होती है, हमें बहुत पता ना, उसको बता दिए, ऐड कर लीजिए उसमें। 6ठे हफ्ते पे भी निमोनिया की वैक्सीन देनी होती है। बच्चों में निमोनिया भी कॉमन होता है तो निमोनिया की वैक्सीन 6ठे हफ्ते में दे रहे हैं और 14वें हफ्ते पे दे देते हैं। 9 महीने पे भी निमोनिया की वैक्सीन का भी शेड्यूल आ रहा है। 9 महीने में भी हम लोग निमोनिया दे रहे हैं अब। तो 9वें महीने पे जो आती है वो मीजल्स और रुबेला की वैक्सीन है, निमोनिया की है। ओरल पोलियो भी दे देते हैं। साथ में विटामिन ए का शेड्यूल चलने लगता है क्योंकि विटामिन ए की कमी से बच्चों में आँखों में दिक्कत आने लगती है, ब्लाइंडनेस होने के चांसेस रहते हैं। तो उसके बचाव के लिए विटामिन ए भी भारत सरकार सब बच्चों को देती है जी। तो विटामिन ए हम लोग 9 महीने से शुरू कर देते हैं। और इधर पूर्वांचल के इलाकों में या इधर क्या कह सकते हैं इंसेफेलाइटिस खूब होता है जी। तो जापानी इंसेफेलाइटिस के भी सरकार जो टीके लगवाती है। तो ये जापानी इंसेफेलाइटिस के टीके 9वें महीने पे और 15 से 16-18 महीने के बीच में उसकी बूस्टर लगा देते हैं। ये भारत सरकार का जो शेड्यूल चल रहा है आजकल। चलिए डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, ये आपने पूरी एक डिटेल बता दी। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसके बाद जाहिर सी बात है कि वो डॉक्टर के अंडर में रहता है, लेकिन उसके वालिदैन या उसके घर वाले बहुत सारे मिथ हैं कि बच्चा बहुत कमज़ोर है, अभी इनको ये बूस्टर या ये डोज और ये वैक्सीन नहीं देना चाहिए, थोड़ा बच्चा बड़ा हो जाए। तो क्या ये जो बातें हैं ये सही हैं? इस पर क्या करना चाहिए डॉक्टर के लिए, और ख़ास तौर से ये मैसेज है उन पेरेंट्स और पूरे ख़ानदान वालों के लिए क्या होना चाहिए? देखिए वैक्सीन तो आवश्यक है, बच्चा चाहे 1 किलो का ही क्यों ना पैदा हो रहा हो जी। हमको उसकी डिफेंस मैकेनिज्म के लिए जितनी वैक्सीन बताए हैं आपको उसको देना ज़रूरी है, आवश्यक है। वैक्सीन देने से बच्चे पे और इम्यून सिस्टम उसका स्ट्रांग हो जा रहा है जी। ये चीज़ वो उसके लिए बेनिफिट है। बच्चा कमज़ोर पैदा हो रहा है इसका ये मतलब नहीं है कि उसको वैक्सीन ना दी, उसकी डोज जितनी जो शेड्यूल में डोज उतनी दी जाएगी, ये कहने मतलब। चलिए डॉक्टर साहब अब हम बात करते हैं उन वैक्सीन के बारे में जो जैसे मैंने पहले सवाल में पूछा था कि जो सरकारी वैक्सीनेशन का चार्ट है वो बिल्कुल अलग है, लेकिन एक एक प्राइवेट हॉस्पिटल में या प्राइवेट डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन के पास जाता है तो उसके अलावा भी बहुत सारे डोजेज़ हैं, इंजेक्टेबल भी हैं, वो ओरल बूस्टर भी है, इस तरह के। तो उसमें दोनों में क्या फ़र्क है? एक वर्ड है IAP कहते हैं, इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जी। जो कह सकते हैं अफोर्डेबल जो घराने हैं जो अफोर्ड कर सकते हैं उनके लिए हम लोग रिकमेंड ये करते हैं जो वैक्सीन हमारा हम लोग का ये कहना है कि जितनी भी वैक्सीन वर्ल्ड में अवेलेबल हम अपने बच्चों को प्रोवाइड कराएं। जी। जैसे एक ठीक ठाक घराने का बच्चा अगर है तो उसके पास फादर के पास जो भी अच्छी खासी पैकेज मौजूद है तो अपने बच्चों को अच्छी न्यूट्रिशन दे रहा है, खान पीन अच्छी ग़िज़ा दे रहा है। वैसे वैक्सीन के बारे में ये कहा जाता है कि जितना आपके पास अगर आप अफोर्डेबल हैं तो जितनी वैक्सीन वर्ल्ड में अवेलेबल है साइंटिस्टों ने प्रोड्यूस कर दिया है तो बच्चे को समय अनुसार लगवाइए। जी। मोस्टली वैक्सीन भारत सरकार दे रही है, अब मोस्टली दे रही है। जब निमोनिया की वैक्सीन थोड़ा सा कॉस्टली आती थी सरकार दे रही है, जापानी इंसेफेलाइटिस दे रही है। अभी जो हमारे जो शेड्यूल में नहीं आ पा रहा है वो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन है, चिकन पॉक्स जिसे वेरिसेला कहते हैं, टाइफाइड की वैक्सीन है। ये कुछ वैक्सीन है जो भारत सरकार अभी नहीं दे पा रही है और उसके लिए लोग प्रयास रहते हैं, भविष्य में उम्मीद है वो भी आ जाएगी नेशनल शेड्यूल में। लेकिन जो अफोर्डेबल घराने के लोग हैं जिनके पास कॉस्टली प्रॉब्लम कुछ ना हो वो बहरहाल उनको रिकमेंडेशन ये है कि जितनी वैक्सीन अवेलेबल है IAP की गाइडलाइन के अनुसार इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स या अमेरिकन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स जो कह रही है उसको फॉलो करना चाहिए। तो जैसे चिकन पॉक्स हेपेटाइटिस ए का शेड्यूल पर आता है 1 साल, बच्चा जब 1 साल का हो जाए तो हेपेटाइटिस ए की वैक्सीन लगा दीजिए। 15 महीने के आसपास में हम लोग लगा देते हैं वेरिसेला चिकन पॉक्स की वैक्सीन।
टाइफाइड में कई वैरायटी की वैक्सीन आती है। हम लोग 6 हफ्ते महीने से शुरू कर देते हैं, 2 साल पे भी वैक्सीन दी जाती है और फिर हर तीसरे साल इसकी बूस्टर लगानी होती है। ये टाइफाइड का शेड्यूल आ जाता है। निमोनिया के भी वैक्सीन में कई वैरायटी आती है। एक्सिनफ्लोरिक्स आती है, वो भारत सरकार दे देती है। उसमें एक आती है प्रिवेनार, वो ये थोड़ा कॉस्टली पड़ती है जी। तो असल में जब प्राइवेट में लोग जाते हैं तो प्राइवेट जो हम लोग के यहाँ प्रैक्टिस होती है आईएपी के अनुसार ये होता है कि जो बेस्ट पॉसिबल हो हम उसे पेरेंट को बता दें, बाकी इनकी मर्ज़ी। तो जो वैरायटी की वैक्सीन आती है वो आप लगा सकते हैं जी। तो आपको खाना खाना है, जैसे आप बच्चों को खाना खिलाते हैं जो सबसे अच्छा होता है वो खिलाइए। तो अगर आप अफोर्डेबल हैं तो बेहतर ये कि जो सबसे अच्छी वैक्सीन जो अवेलेबल हो लगवाइए। चलिए हम पोलियो की बात करते हैं, क्योंकि पोलियो के बारे में यकीनन जैसे आप कह रहे हो और अगर हम डेटा भी देखें तो बहुत दिन ऐसा है कि अब बिल्कुल केस जो है निकल नहीं रहे हैं और बिल्कुल भी नहीं है। तो एक पूरा एक सिस्टम बना और उसमें WHO के साथ साथ पूरे एक वर्ल्ड फोरम से लेके इंडियन मेडिकल काउंसिल को लेकर सारी चीज़ों ने बहुत लग के इस पर काम किया, लेकिन उसके बावजूद बहुत सारे मिथ इससे जुड़े हुए थे। पोलियो ड्रॉप देना है तो उसके बाद बच्चे के अंदर इम्पोर्टेंसी और इस तरह के जो सवाल आते हैं, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? दीज आर मिसकंसेप्शंस हैं। वैक्सीन बच्चों की बीमारी को रोकने के लिए दी जाती है और ये पूरे वर्ल्ड का प्रोग्राम WHO का प्रोग्राम है और वैक्सीन से ऐसा कोई नुकसान नहीं है। चलिए, तो नाज़रीन आपने सुना, एक एक्सपर्ट जब अपनी राय रखता है तो उस पर तवज्जो देना ज़्यादा ज़रूरी होता है बनिस्बत इसके कि आप रोज़मर्रा के उन तमाम नीम हकीम से बात करें कि जो आपके गलियों में रहते हैं और एक मेडिसिन पूछने पे शायद 4 लोग अपनी अपनी तरह से दवा को बताएं। बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है इम्यूनाइजेशन के बारे में, टीकाकरण के बारे में। आइए कुछ और सवाल भी हैं तो डॉक्टर सरदार मेहंदी साहब के सामने रखते हैं। डॉक्टर साहब, अब एक सवाल बहुत अहम है, इसको भी नाज़रीन सुनिएगा और ख़ास तौर से आपके दिलों का भी सवाल हो। जब कोई शख्स अपने बच्चे को कुछ वैक्सीन नहीं लगवा पाता, शुरुआत से वो रह गई या कुछ रह गई, तो अब वो जो वैक्सीन अपने पर्टिकुलर टाइम पर लगना चाहिए थी और वो रह गई हैं, तो वो क्या उनको आगे शेड्यूलिंग करके लगवा सकता है या उसको स्किप अगर हो गई हैं, छूट गई हैं, तो उसके लिए वो क्या काम करे? एक हमारा होता है मिशन IMI, इंद्रधनुष मिशन कहते हैं हम लोग, रेनबो मिशन भी कहते हैं। मान लीजिए कभी कभी होता है कि बच्चे को कोई वैक्सीन नहीं लगी है तो उसकी जो एज होती है उस एज के अकॉर्डिंग जो ज़रूरत होती है हम लोग सब वैक्सीन लगा देते हैं। ये रहता है। तो यहाँ पर जो वैक्सीन छूट गई हैं वो इसमें कवर हो जाती है। जैसे BCG वैक्सीन एक साल तक भी लगाई जा सकती है, ये रहता है। तो उस वक्त अगर बच्चा आ रहा है तो हमको जितनी वैक्सीन जो बेस्ट पॉसिबल हमको मिल रही है उसको लगवा सकते हैं उस वक्त हम। अगर बच्चा मान लीजिए हमारे पास 1 साल का आ रहा है तो उसको फिर भी मोस्टली वैक्सीन हम लोग लगवा देते हैं। नॉर्मली रोटा वायरस 9 महीने के बाद लगाने का कोई मतलब बेनिफिट नहीं होता है, तो 9 महीने से पहले रोटा वायरस दे दी जाती है। वो बाकी जो जैसे BCG की वैक्सीन बची है, DPT बची हुई है, हेपेटाइटिस भी है, इन सारी वैक्सीन से हम लोग इम्यूनाइज कर देते हैं बेबी को। ठीक है डॉक्टर साहब, अब जैसे पहला भी सवाल था, एक चीज़ ये होता है कि 2 लाइव वैक्सीन के बीच में 1 महीने का लगभग 28 दिन का गैप चाहिए जी। ये चीज़ रहती है, ये ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है। तो ये हम लोग शेड्यूल में इसीलिए जो शेड्यूल हमारा 6 हफ्ता, 10 हफ्ता, 14 हफ्ता, ये 4 हफ्ते का गैप रखा गया है। और बाकी एक चीज़ ये है कि 2-4 दिन अगर कम ज़्यादा हो जाए तो इतना घबराने की बात नहीं है, उसको एडजस्ट मैनेज किया जा सकता है, इतना पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, अब क्योंकि इन्फेंट बेबी बच्चा जब पैदा होता है तो उसमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन होती हैं शुरुआत में। मसलन जैसे उसको जॉन्डिस का वो रहता है, एकदम बिल्कुल आंखें पीली और इस तरह से बच्चों, तो ये जब चीज़ें अगर इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आने लग जाएं तो क्या इसमें भी इम्यूनाइजेशन अब ज़रूरी हो जाता है या उसमें कुछ रोक देना चाहिए? एट बर्थ नॉर्मली जॉन्डिस जो 2 से 3 दिन के बाद अपीयर होती है इन जनरल, तो हम लोग तो एट बर्थ दे चुके होते हैं। पोलियो, BCG, हेपेटाइटिस दे दिया हमने। और जो फिजियोलॉजिकल जॉन्डिस होती है वो 1 हफ्ते से लेकर 15 दिन तक अपने आप जो है रिजॉल्व हो जाती है। अगर पैथोलॉजिकल है तो उसका गाइडलाइन दूसरी फॉलो करते हैं हम लोग। चलिए, फिर वो डॉक्टर अपने हिसाब से उसको ट्रीटमेंट करेगा। हाँ, वैक्सीन में ये देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बच्चे को बुखार ना आ रहा हो, कोई कन्वल्जन ना आ रहा हो, अगर ये सब चीज़ें हैं तो हम लोग उसको रोक देते हैं। जब बच्चा हेल्दी हो तब वैक्सीन लगवाते हैं। चलिए डॉक्टर साहब, अब कुछ वैक्सीन ऐसी हैं जो इंजेक्टेबल हैं और उसके लगाने के बाद जब सिम्टम देखे जाते हैं तो उसका कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशन या इस तरह की चीज़ें निकल के आती कि वो फैमिली वाले परेशान हो जाते हैं, मतलब बहुत हाई फीवर हो जाना।
तो ये इसको आप कैसे देखते हैं और कैसे हमारे नाजरीन को ये बताएंगे कि इसमें पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, घबराने की ज़रूरत नहीं है? सारी वैक्सीन हाई फीवर नहीं आता है। मोस्टली जो फीवर आता है वो जब पेंटावायलेट लगाते हैं उसमें जो पर्ट्यूसिस के जो कंपोनेंट होते हैं, ये सेलुलर खास तौर से होता है, उससे फीवर आता है, ये कह सकते हैं। जी। और नॉर्मली फीवर आ सकता है वैक्सीन लगा के, लेकिन वो इतना हाई ग्रेड फीवर नहीं आता है, वो 1-2 दिन में रिजॉल्व हो जाता है, ठीक हो जाता है। हम लोग साथ में इसीलिए पैरासीटामोल के सिरप दे देते हैं जी। पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। चलिए डॉक्टर साहब, अब बाकी क्योंकि लोकल साइड पे रेडनेस है, इंजेक्शन लगा पेन होना ही है, स्वेलिंग आ जाएगी, रेडनेस हो सकती है, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं है, कैन भी रिजॉल्व। चलिए, अभी क्योंकि हम जिस दौर से गुजरे हैं और आपने भी देखा कि बहुत सारी प्रॉब्लम कोरोना वायरस कोविड-19 की जो हुई हैं, इस तरह की चीज़ों पे क्या अभी रिसेंटली ICMR ने और या इंटरनेशनल जो काउंसिल्स हैं उन्होंने कुछ इस तरह के रखा है कि बच्चों के साथ भी इस तरह की जो तमाम चीज़ें शुरू हो सकती हैं, तो क्या कोई वैक्सीनेशन शुरू की गई है? हम लोग अप टू 12 ईयर तक तो स्कूल तक हम लोग लगवा चुके थे, इससे पहले वाला जो कोरोना गाइडलाइन आई थी वैक्सीनेशन की। तो 12 साल तक के बच्चों को हम लोग इम्यूनाइज ऑल ओवर इंडिया कर चुके हैं, ये कह सकते हैं। 12 साल से कम वाले अभी कोई गाइडलाइन नहीं आई है, जब कोई आएगी तो बताएंगे आपको। तो अभी उसका वो नहीं हुआ है। चलिए, कोई ऐसा मैसेज जो बातों में हमारे रह गया और हमारे सवालों में रह गया हो, तो आप एक वैक्सीन हम खास तौर से फीमेल के लिए बताना चाहेंगे। 9 साल की जो बच्चियां हैं उनको कार्सिनोमा सर्विक्स होने के जो चांसेस होते हैं उसकी भी वैक्सीन आ चुकी है जी। तो ये वैक्सीन 9 साल के बाद जो है, 9 साल से 14 साल में वो 2 डोज लगा दी जाती है, 14 साल के बाद 3 डोज लगाई जाती है। तो महिलाओं को भी जो सर्विक्स का जो कार्सिनोमा होता है उससे बचाव की भी वैक्सीन अवेलेबल है। इसके लिए भी परामर्श ले सकते हैं डॉक्टर से अपने पूछे उसके करने के बाद। तो नाज़रीन, आपने सुना इस और बात को लेकर, लेकिन एक मैसेज रह गया। डॉक्टर साहब, आखिर में आपसे चाहेंगे कि एक मैसेज जो तमाम उन लोगों के लिए, पेरेंट्स के लिए और ख़ास तौर से उन लोगों के लिए कि जो मिथ कॉन्सेप्ट रखते हैं किसी भी चीज़ को लेके, तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, वैक्सीन लगाना बहुत आवश्यक है बच्चे के बचाव के लिए, और सब लोगों को लगाना चाहिए, लोग लगा भी रहे हैं ये चीज़। इसलिए अपने नियरेस्ट जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं वहाँ पे जाके सरकारी सिस्टम के अकॉर्डिंग लगवा लेना चाहिए। और जो बहुत अफोर्डेबल है, जिनको और आसानी चाहिए, वो अपने नियरेस्ट प्राइवेट प्रैक्टिशनर से भी लगवा सकते हैं IAP के अकॉर्डिंग। डॉक्टर साहब, एक सवाल बीच में आपसे ये करना चाह रहा हूँ कि जैसे बच्चों के अंदर कॉम्प्लिकेशन आते हैं प्राइमरी कॉम्प्लेक्स जैसे ट्यूबरक्लोसिस के, और इस तरह से हल्की हल्की ग्लैंड्स आती हैं, तो उस दौरान भी क्या इम्यूनाइजेशन कराया जा सकता है या उसका ट्रीटमेंट अलग से होगा? और जो बूस्टर आप या जो डोज दिए हुए हैं उसका अलावा BCG वैक्सीनेशन लगाने से जो बेनिफिट ये होता है, बाय द वे, अगर बच्चे को TB हो भी जाए भविष्य में, मुस्तकबिल में, तो जो ब्रेन वाले जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो बचे रहते हैं जी। ये उस BCG का बेनिफिट होता है, अगर 1 साल के अंदर BCG वैक्सीन लगी हुई है, ये चीज़ है। जो कॉम्प्लिकेशन उसके बाद कॉम्प्लिकेशन जो और होते हैं, मान लीजिए उसको मेनिंजाइटिस हो जा रही है, इंसेफेलाइटिस हो जा रही है, तो बहरहाल BCG वैक्सीनेशन से प्रिवेंशन रहता है ये। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, और उम्मीद करते हैं कि हम आपसे फिर इस्तिफ़ादा करेंगे और अगले प्रोग्राम में फिर आपसे किसी और टॉपिक पर, ख़ासतौर से बच्चों से रिलेटेड बात करेंगे। नाज़रीन, आप देख रहे थे प्रोग्राम सेहतमंद ज़िंदगी, और हमसे महवे गुफ्तगू थे डॉक्टर सरदार मेहंदी साहब, जो जाने माने पीडियाट्रिशियन हैं और इम्यूनाइजेशन के बारे में उम्मीद करते हैं कि तफसील से वो तमाम बातें हो गई। लेकिन अगर कोई बात रह गई तो अगले प्रोग्राम तक इंतज़ार कीजिए। आप अपना सवाल हमें ज़रूर नंबर पर भेज सकते हैं, जिसके ज़रिए किसी और डॉक्टर से भी हम उस राबता करके आपके सवाल का सही जवाब आप तक पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अपने मेज़बान अतर काज़मी को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में अगले किसी और मेहमान के साथ फिर आपके सामने रूबरू होंगे। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।